आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं 1 से 15 फरवरी का अंक। श्रोताओं, पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसने किसान को व्यवस्था के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। आज किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आर्थिक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से नियमित सहायता पहुंचाई जा रही है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भी संबल मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा कवच बनी है। कृषि अवसंरचना निधि से कृषि इंफ्रा को मजबूती मिल रही है। डिजिटल माध्यमों और राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी पहल ने किसानों को पारदर्शी और व्यापक बाजार से जोड़ा है। इस 1 फरवरी को किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाले सबसे बड़े कदम पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी संदर्भ में कृषि और किसान कल्याण की 11 वर्ष की परिवर्तनकारी यात्रा ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में संथाल विद्रोह के नायक तिलका मांझी, फ्लैगशिप में पीएम सूर्य घर योजना, वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता की कहानी, सोमनाथ और काशी तमिल संगमम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आलेख सहित पखवाड़े भर के उनके कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर 11 फरवरी को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन और बैक कवर पर 1 फरवरी 2026 को भारतीय तट रक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस पर विशेष सामग्री समाहित है। भारत को लेकर आज वैश्विक विशेषज्ञ और संस्थाएं बुलिश यानी सकारात्मक हैं। आईएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है, तो एसएनपी ने 18 वर्ष बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड की है। फिश रेटिंग्स भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी की प्रशंसा करती हैं। इन्हीं पहलुओं का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में अपना भरोसा दोहराया। इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है। भारत पर दुनिया का भरोसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में हम एक अभूतपूर्व निश्चितता का दौर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेट्स विकसित करने की घोषणा की, तो वहीं जीआईडीसी के मेडिकल डिवाइस पार्क का भी उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन ने साझेदार देशों के रूप में अपनी भूमिका निभाई। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। वंदे भारत ट्रेन ने न सिर्फ सफर को तेज और आरामदायक बनाया है, बल्कि सुरक्षित भी किया है। वर्तमान में 2 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सहित 167 वंदे भारत ट्रेन देश के प्रमुख शहरों को जोड़ती है। ये इसकी लोकप्रियता का ही नतीजा है कि 15 फरवरी 2019 से यानी आज ही के दिन अपनी शुरुआत के बाद से अब तक 7.5 करोड़ से अधिक यात्री अत्याधुनिक ट्रेन से यात्रा का लाभ ले चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रीधर कुमार बताते हैं कि अब पटना की यात्रा के लिए वंदे भारत को ही प्राथमिकता देता हूं। ये ट्रेन थकान मुक्त और बेहद आरामदायक है। वहीं इस ट्रेन के एक अन्य यात्री संतोष गुप्ता का कहना है कि यात्रा बेहद आरामदायक रही। सीटों की सुविधा, ट्रेन की रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं ने सफर को शानदार बना दिया। आज श्रीधर कुमार, संतोष गुप्ता जैसे 7.5 करोड़ से अधिक ऐसे यात्री हैं जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन से आरामदायक यात्रा पूरी की। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित हर ट्रेन अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित है। इसमें स्वचालित प्लग वाले दरवाजे, घूमने वाली सीटें और बायो वैक्यूम शौचालय शामिल हैं। इनमें जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली और पूर्ण सीसीटीवी कवरेज भी है। 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस रेल यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई। ये भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्रों को जोड़ती है। वंदे भारत एक्सप्रेस के 7 साल के सफर का एक विशेष रिपोर्टाज इस पत्रिका में शामिल है। पूर्वोदय केंद्र सरकार का एक नारा भर नहीं है, बल्कि एक मंत्र बन गया है, जो पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा में निरंतर नए आयाम जोड़ रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की
शुरुआत से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की पहल हो या विकास से जुड़ी अन्य परियोजनाएं, पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक, तो हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य जनवरी के अपने विशेष दौरे में लगभग 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात पश्चिम बंगाल को दी। पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण ये परिचायक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोदय का मंत्र इस राज्य के विकास में नई अध्याय जोड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की इस पावन भूमि से भारतीय रेल आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। यहीं से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हुई है, जो पूरी तरह स्वदेशी है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि से जोड़ रही है। पश्चिम बंगाल को मिली सभी सौगातों की जानकारी पत्रिका में शामिल है। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे भारतीय रेल आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, भारत आज प्रकृति और प्रगति को साथ लेकर आगे बढ़ने की मिसाल बन रहा है। जनवरी के मध्य में असम के कालियाबोर में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन इसका उम्दा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जैव विविधता के अनमोल रत्न काजीरंगा के लिए इस विशेष परियोजना की शुरुआत की और विकास की अन्य परियोजनाओं के साथ असम के सांस्कृतिक गौरव के भी साक्षी बने। उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू किया और आज परिणाम सामने है कि पूर्वोत्तर और उसका गेटवे असम विकास की एक नई गाथा लिख रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ा रही है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना। काजीरंगा और यहां के वन्य जीवों को बचाना सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति दायित्व भी है। असम का विकास पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नए दरवाजे खोल रहा है और असम को मिली विकास की सौगातों की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। भारत में लोकतंत्र का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है, जिसके कारण
बीते कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती देने की कड़ी में संसद भवन परिसर में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी विविधता में यहाँ लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने इसी विविधता को लोकतंत्र की ताकत बना दिया। भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि यहाँ देश की जनता ही सर्वोपरि है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा न आए, इसके लिए प्रक्रिया से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज का लोकतंत्रीकरण किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नया रास्ता बनाने का समय है। CMPOC 2026 को पत्रिका में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए प्रतिबद्ध है। भगवान बुद्ध ने हमें यही सिखाया। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनके दिखाए मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है, जो समय के साथ बदला नहीं। भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जिस स्थान पर लगी, वो अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यशभूमि में शामिल है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द गिर्द लगभग 1000 साल पहले उस समय के पूर्व शासकों ने एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षित दीवारों से घिरे नगर की स्थापना की थी। उसी ऐतिहासिक नगर परिसर में इतिहास की एक आध्यात्मिक और पुण्य गाथा को जोड़ा गया पिपरवा अवशेष की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। भारत आज दुनिया में स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद बीते एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कई रिफॉर्म्स का नतीजा है। सरकार की नीतियों की वजह से स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी कदम उठाने का अनुकूल वातावरण बना। भारत को नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वालों का देश बनाने के साथ नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश से होने वाले विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किया। पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत के आर्थिक और नवाचार ढांचे का एक अहम हिस्सा बन गया है। स्टार्टअप इंडिया का दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की विस्तृत जानकारी भी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।